नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से ये खास शो जो इंडिया न्यूज़ के लिए होता है, जिसमें हम हर रोज़ बात करते हैं एक बड़े अहम विषय को लेकर। जी हां, आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को लेकर है। हमने कल भी देखा कि किस तरीके से एक बार फिर से अफगानिस्तान में अमेरिका ने कुछ आईएस के ठिकानों को निशाना बनाया है। हमने ये भी देखा कि 2 दिन पहले किस तरीके से आईएस ने एयरपोर्ट के बाहर जो है एक बड़ा हमला किया था, जिसमें 170 लोगों की जान चली गई थी। मगर इस अगर तस्वीर को देखें तो ये तस्वीर खासतौर भारत और जम्मू कश्मीर के लिए कैसे जो है आने वाले दिनों में नुकसान पहुंचा सकती है या उसके परिणाम हो सकते हैं, इस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। खासतौर पर जो नई खबरें आई हैं कि तालिबान जब अफगानिस्तान में काबिज होने जा रहा था तो तालिबान ने वहाँ जो कैदी थे उनको रिहा किया है और इसमें एक बड़ी तादाद जो है वो जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की थी। जानकारी ये है कि 100 से ज़्यादा जैश ए मोहम्मद के आतंकी जो अफगानिस्तान की जेलों में बंद थे उन्हें वहाँ से रिलीज़ किया गया है और वो अब वापस पाकिस्तान में पहुंचेंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं उन्हें पाकिस्तान भेजने की कवायद में लगा हुआ है। मगर किस तरीके से तालिबान ये कर रहा है, किस तरीके से जैश ए मोहम्मद जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने वाला है, इन सब चीज़ों पर आज बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस एसपी वैद साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। सर, जानना चाहूँगा जिस तरीके से लगातार अफगानिस्तान के हालात हैं कितने चिंताजनक, और ख़ासतौर पे जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से वहाँ थे, उनको तालिबान ने रिलीज़ करवाया है। क्या लग रहा है कितना बड़ा खतरा खासतौर पे जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, एक हम सब के लिए चुनौती है, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो ऑपरेट करती हैं बॉर्डर पे और जो इंटरलैंड में काम करती हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं समझता हूँ बॉर्डर पे बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। खासकर जो आप अभी बात कर रहे थे, अफ़गानिस्तान में तालिबान ने जैसे ही कब्जा किया, पहला काम कब्जा करते वक्त उन्होंने जितनी जेलें थी वो खोली और उनमें जो भी टेररिस्ट कैदी थे, जिसमें लगभग 100 जैश के थे, बहुत सारे लश्कर और आईएस के भी थे। तो ये सब के लिए चिंताजनक है। भारत के लिए तो है ही है चैलेंज, लेकिन ये मैं समझता हूँ सारी दुनिया के लिए एक सिरदर्दी बनेगा, क्योंकि ये जो टेररिस्ट हैं, चाहे वो किसी भी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी जन्मदाता तो पाकिस्तान की आईएसआई है और वो उसने इनकी मदद ली है तालिबान का कब्जा करवाने में अफ़गानिस्तान में। और ये बहुत अंडरस्टूड है कि रेसिप्रोकल बेसिस पे उनको अब उनसे जो इन्होंने वहाँ अफ़गानिस्तान में काम किया है, अब वही टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद वाले तालिबान से भी अपना मांगेंगे कि आप हमारी मदद करिए। और आप जैसे हमारे दर्शक जानते हैं कि जैश और लश्कर तैयबा का ज़्यादातर एरिया ऑफ ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में उनका फोकस रहता है। और आप आए दिन देख रहे हैं कि एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पे एनकाउंटर हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। और आपने देखा ही है जो पीछे खबरें आ रही थी कि जैश के जो चीफ हैं मौलाना मसूद अज़हर, वो अफ़गानिस्तान के जो मुल्ला बरादर हैं, जो सबसे बड़े लीडर हैं, उससे मुलाकात और अज़हर मसूद ने की। आफ्टर ऑल मुलाकात किसके लिए की कि हमने आपकी मदद की, आप हमारी मदद करिए। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगी आने वाले दिनों में। इसको देखना है किस तरह से इस चुनौती को हमें हैंडल करना है। लेकिन मैं एक बात यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि आज 1990 वाला भारत नहीं है। हमारा जो ज़्यादातर बॉर्डर जम्मू कश्मीर का, चाहे वो आईबी सेक्टर हो जम्मू रीजन का या एलओसी हो रजौरी पुंछ और कश्मीर का, उसमें 1990s 96 और 2001 के पीरियड में
काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन हुई थी। और आप जानते हैं 2001 में सबसे ज़्यादा पीक ऑफ वायलेंस था। बहुत इन्फिल्ट्रेशन होने से, बहुत फॉरेन टेररिस्ट अंदर आने से उस वक़्त फिर ये जो सुइसाइडल अटैक्स होना शुरू हुए थे, वो उस वक़्त हमारा बॉर्डर फेंस नहीं था। आज पूरा बॉर्डर फेंस्ड है, इस पे सर्वेलेंस इक्विपमेंट है, लेकिन फिर भी आप जैसे जानते हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान हमेशा कोशिशें करता रहता है आईबी सेक्टर में टनल्स निकालने की, किस तरह से हथियार ड्रॉप करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे हथकंडे आईएसआई अपनाती है, और मैं समझता हूँ आने वाले दिन हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होंगे और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इसका पूरा मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं। तालिबान और जैश में लेन देन जो है वो क्या समझ रहे हैं? देखिए, जैश और तालिबान इन दोनों का जन्मदाता तो आईएसआई है, और तालिबान की मदद जैश ने और लश्कर ने की है। तो ऑब्वियसली वो अपना रिटर्न में चाहेंगे कि आप हमारी आप मदद करिए। बहुत सारे, जिस तरह 1990s में बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स वहाँ शिफ्ट किए थे, मैं समझता हूँ अफ़गानिस्तान में। इसीलिए पाकिस्तान और आईएसआई जो है वो कभी नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में एक डेमोक्रेटिक पीसफुल गवर्नमेंट हो, और तालिबान का कब्जा उनको इसीलिए चाहिए कि तालिबान उनकी मुट्ठी के नीचे रहे और उनके हिसाब से चले। कितना चलता है वो वक्त बताएगा। तो लेकिन उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए थी, ताकि जो एफएटीएफ का प्रेशर है, जो दुनिया की नज़र है पाकिस्तान पे, जो ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं, जो टेररिस्ट को ट्रेनिंग चलाते हैं, जो उनको मदरसा, उन सब को पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता, मैं समझता हूँ जिस तरह 90s में शिफ्ट किया था, उस तरह वो शिफ्ट करेगा अफ़गानिस्तान में, और दुनिया की आंखों में धूल झोंकेगा जिस तरह उसने अमेरिका और नेटो कंट्रीज़ की आंखों में धूल झोंकी कि अब तालिबान बहुत अच्छा हो गया है। कितना अच्छा हुआ ये वक्त बताएगा। ये अफ़गानिस्तान के लोग जानते हैं क्यों, अगर इतने अच्छा था तालिबान तो लोग वहाँ के क्यों भाग रहे हैं। तो ये वक्त बताएगा। मैं समझता हूँ कि ये जो तालमेल है तालिबान का आईएसआई के थ्रू जैश का, ये आने वाले वक्त में काफ़ी बड़ी चुनौती भारत के लिए नहीं, पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए और दुनिया के लिए बने। मैं जो समझ पाया हूँ आपसे कि पाकिस्तान जो तालिबान ने किया है अफगानिस्तान में, उसके पीछे सीधे तौर पे पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, लॉन्च पैड्स हैं, उनको अफगानिस्तान में शिफ्ट करेगा सो दैट वो अपनी इमेज को सुधार सके। यस, उसको एलिबाई मिल जाएगा ना कि फिर हमारा ट्रेनिंग कैंप हमारे कंट्री में तो है नहीं, अफगानिस्तान में चल रहे हैं जो दूसरा मुल्क है, और उसको हम तो चला नहीं रहे, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रही है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हुकूमत हमारे कंट्रोल में नहीं। एक बहुत अच्छी एलिबाई मिल जाता है, एक बहाना मिल जाता है पाकिस्तान को कहने का और दुनिया को, क्योंकि पाकिस्तान की झूठ तो पूरी दुनिया जानती है, मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं किस तरह से उन्होंने अमेरिका को बेवकूफ़ बनाया, F-16 और बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके हम टेररिस्ट से लगे, जबकि हर टेररिस्ट उनके कंट्री में छिपा होता है, इंक्लूडिंग ओसामा बिन लादेन। आज जो तालिबान के जितने बड़े बड़े लीडर थे सब वहाँ छुपे हुए हैं, आईएस का जो चीफ है वो वहाँ छुपा हुआ है, तो सारे तो आ जाके ट्रेस पाकिस्तान में होते हैं, तो सबका जन्मदाता तो वही है। तो ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाना, वो कंट्री वेस्टर्न कंट्रीज बेवकूफ़ बन जाएंगे, भारत नहीं बनता है। आपने हाल ही में सुना जो 2IC रऊफ असगर का है, आप रऊफ असगर जो जैश का कमांडर है ऑपरेशनल, उसका तलहा अली सैफ जो 2IC है, उसने नए कमांडर अपॉइंट किए हैं कश्मीर के लिए, मुफ्ती इलियास कश्मीरी और कारी इजरार जम्मू रीजन के लिए। वो इसी इरादे से किया ताकि फोकस किया जाए इन्फिल्ट्रेशन पे, और ये आने वाले वक्त में LOC पर IB पर चैलेंज बनेगा। जैसे आपसे बात हो रही थी, आज भी एनकाउंटर चल रहा है पुंछ रीजन में, तो ये आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। मगर पाकिस्तान बता रहा है कि हम तो सीजफायर में हैं, फिर भी आतंकी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है, भारत इसको समझ नहीं पा रहा है या क्या? 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं,
क्योंकि पाकिस्तान बोलता क्या है और करता क्या है। मैं पाकिस्तान के लोगों को नहीं कुछ भी कहता, वो हमारे ही तरह है, लेकिन ये सारा कुछ वहाँ प्रपंच जो ये सारा फैलाया हुआ है, ये वहाँ की जो ISI जो एजेंसी है, ये उसका सारा प्रपंच है। और दुनिया को दिखाने के लिए सीज फायर है, फिर जो एनकाउंटर हो रहा है, जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, वो अगर पाकिस्तान के इलाके से ISI के मर्जी के बगैर, वहाँ तो कहते चिड़िया भी नहीं हिलती, तो वहाँ कैसे एनकाउंटर हो रहा हो? क्या पाकिस्तान ही करवा रहा है क्या, फिर इजिप्ट करवा रहा है क्या? तो पाकिस्तान की ISI ये दुनिया को दिखाने के लिए, बाहर से दिखाने के लिए हम पीसफुल हैं, वो दिखाते हैं कि हमने सीज फायर किया है। फिर ये एनकाउंटर बॉर्डर पे नहीं होने चाहिए, ये ड्रोन नहीं आने चाहिए, हथियार नहीं ड्रॉप होने चाहिए। तो ये हाथी के दांत दिखाने के और करने के कोई खाने के। पाकिस्तान के लिए सर ये जानना चाहूँगा, पाकिस्तान के लिए ये जो टाइम है, बेशक उसने सीज फायर की घोषणा की है, ये टाइम उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है इन्फिल्ट्रेशन के लिहाज से देखें? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 2 महीनों में देखें तो ये 5वीं घटना है जिसमें इन्फिल्ट्रेशन की अटैम्प्ट हुई है, एनकाउंटर चल रहा है। पहले से लगभग 8 के करीब आतंकी मारे गए हैं, नौशहरा में, सुंदरबनी में, थना मंडी में। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि पाकिस्तान की कोशिश होती है कि बर्फ़ जनवरी दिसंबर के बाद गिरती है। कश्मीर के हाई रीचेस में बर्फ़ जो है वो दिसंबर जनवरी के बाद गिरती है, तो उससे पहले उनकी कोशिश होती है जितने टेररिस्ट अंदर इन्फिल्ट्रेट किए जाएं, वो कोशिश करते हैं। और फिर उनका फोकस उन जगहों पे रहता है जब हैवी स्नोफॉल, केरन, गुरेज और करना सेक्टर में जब हैवी स्नोफॉल होता है, तो उससे अगर फेंस टूटता है, उस जहाँ जहाँ फेंस टूटता है एवलांच आने से या बर्फ़ हैवी गिरने से, तो वहाँ उसको इस्तेमाल करता है इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। और उन दिनों फोकस IB सेक्टर पे भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ तो स्नोफॉल नहीं होता है, खासकर जम्मू रीजन का सांबा, कठुआ, अखनूर और ये जो बेल्ट है, RS पूरा बेल्ट है, इसमें ये सारा कोशिश रहती है। या LOC का कुछ एरिया जो जम्मू रीजन का है, रजौरी, सुंदरबनी, नौशहरा, जहाँ बर्फ़ नहीं होती, जहाँ बर्फ़ नहीं गिरती है, पुंछ का इलाका, तो यहाँ उनका फोकस रहता है। इसीलिए इस वक्त वो कोशिश करें कि इससे पहले कि आप यहाँ इलेक्शन करवाएं, जैसे वार्तालाप हो रहा है और रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन की आने वाली है, उसके बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप इलेक्शन है, तो जब भी होती है 4 महीने में, 6 महीने में, तो उसके लिए वो चाहेंगे नहीं कि हालात नॉर्मल इलेक्शन हो, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन गवर्नमेंट आए। वो तो उन्होंने अफगानिस्तान में भी बर्दाश्त नहीं की, वो यहाँ कभी भी नहीं चाहे। बिकॉज पाकिस्तान का सबसे कमज़ोर कड़ी ये होती है क्योंकि उनके अपने POK में तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जब दुनिया देखती है कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपरली एक इंडिपेंडेंट फेयर इलेक्शन होती है और लोग अपनी सरकार चुनते हैं, तो वो दुनिया के लिए पाकिस्तान को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि लोग यहाँ पीसफुल इलेक्शन हो और लोग अपने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट लाएं। तो वो उसमें जितनी बाधाएं हो सकी वो डालना चाहेगा, लेकिन वो तभी मुमकिन है जब सफिशिएंट नंबर ऑफ टेररिस्ट और हथियार अंदर होंगे। इसलिए कोशिश है उसकी इन 3-4-5 महीनों में जितनी इन्फिल्ट्रेशन करा सके वो करना। एक चीज़ और समझना चाहूँगा आपसे, जिस तरीके से तालिबान में मौजूदा हालात हैं, तालिबान भी दुनिया को दिखाने के लिए तो कह रहा है कि हम वापस बड़े पीसफुल माहौल में अफ़गानिस्तान को चलाएंगे। अब तो बात आ गई कि कैबिनेट का भी अनाउंसमेंट वो करने वाले हैं, अपना पोर्टफोलियो जो जिनको देने हैं। मगर उसके साथ साथ जो इनपुट है वो ये है कि तालिबान जम्मू कश्मीर पे भी फोकस कर सकता है, पाकिस्तान उसकी मदद ले सकता है। वो क्या करेंगे? आपको लगता है कि तालिबान से लड़ा के जो है वो जम्मू कश्मीर तक आ सकते हैं, भारत तक आ सकते हैं? ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारा पिछला
एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। जो पिछली बार तालिबान हुकूमत जब थी 96 से 2001, आपने देखा उस पीरियड में मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन हुई, मैक्सिमम फॉरेनर्स अंदर आए, खासकर जब आर्मी कारगिल वार में इन्वॉल्व हो गई और बॉर्डर्स थोड़े कम डिप्लॉयमेंट हो गई, तो बहुत तादाद में फॉरेनर आए। और उस पीरियड में ये सुसाइडल अटैक्स का फेनोमेना चला, जो जिनको बोला जाता है फिदाई अटैक, आपके जम्मू कश्मीर असेंबली, पार्लियामेंट अटैक, बहुत सारे, मैं कितने गिनूं, बहुत सारे अटैक हुए, बहुत सारे, इनफैक्ट एक हमला मेरे ऊपर भी हुआ, बहुत सारे हुए, मैं DIG बारामूला। तो ये फेनोमेना हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा पिछली बार। इस बार कहते हैं कि तालिबान 2 रिफॉर्म्ड है, जो अमेरिका और नेटो कंट्रीज कन्विंस्ड हैं, जो इनसे डायलॉग कर रहे थे। लेकिन ऐसी इंडिकेशंस अभी कोई आई नहीं, क्योंकि मैंने कल भी देखा किसी फेमस अफगानी लेडी को मार दिया, कोई डांसर थी या म्यूजिशियन थी, अभी मार दिया, मैं कल ही पढ़ रहा था। तो अगर आज भी वैसा ही हाँ, मीडिया savvy ज़रूर हो गया है अब तालिबान। तो अगर ये कंपोजिट गवर्नमेंट बनाते हैं, औरतों को और लोगों को और बच्चों को हकूक देते हैं और डेमोक्रेटिकली चलाते हैं, तो दुनिया वेलकम करेगी, हमारी तो बात ही नहीं है। बट अभी ऐसे कोई साइन नहीं है। और एज ए कॉमन सेंस मैं कहता हूँ कि चूंकि तालिबान को टेक ओवर करने में ISI ने एक्टिव रोल प्ले किया, उनके हथियार, फाइनेंस, उनके रेगुलर्स इसमें साथ रहे, और उन्होंने लगभग 8-10 हज़ार टेररिस्ट, जो पैन इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे लश्कर एंड जैश, उनका इस्तेमाल किया उनको तालिबान की मदद करने के लिए। जो जैसे हम बात कर रहे थे, उनकी जेलों में भी थे जिनको छुड़वाया भी, और उनका इस्तेमाल किया। तो वो रेसिप्रोकल बेसिस पे वो भी मांगेंगे कि हमारी मदद करिए, और ट्रेनिंग सेंटर्स वहाँ खुलवा सकते हैं, एडवांस ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं, ये सब ऐसा किया जा सकता है। पिछली बार भी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तालिबान वो जो फाइटर थे वो कश्मीर में, ऐसा कुछ नहीं पिछली बार भी मिला। लेकिन यस, बहुत सारे फॉरेन नेशनलिटी के टेररिस्ट आए, वो जैश और लश्कर के नाम से आए। अब आगे क्या होता है ये वक्त बताएगा, लेकिन एज ए कॉमन सेंस लगता है कि आगे एक चैलेंजिंग पीरियड आगे आ रहा है। जिस तरीके से मौजूदा हालात हैं जम्मू कश्मीर के, क्या लगता है इन हालात में पाकिस्तान तो ज़्यादा जल्दी चाहता होगा यहाँ डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि चुनाव यहाँ होने वाले हैं, दफ़ा 370 टूटी है, वो पाकिस्तान को अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुई है, उस लिहाज से देखें। जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान को 370 और 35 से हटाना तो हाज़म नहीं हुआ, और उसने बहुत कोशिश की पूरी दुनिया में, लेकिन अल्टीमेटली हमारी जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ओवरऑल निर्देश जिस हिसाब से जिससे चल रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी और एक्सटर्नल अफेयर्स का, बहुत उसने काउंटर किया और दुनिया को कन्विंस किया कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है, इंटीग्रेट किया जा रहा है लोगों को भारत के साथ। और किसी जो एप्रीहेंशंस हैं लोगों की कि यहाँ डेमोग्राफी बदल दी जाएगी, ऐसा तो कुछ देखा नहीं पिछले 3 सालों में, 2 सालों में। तो आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर के लोग भी कन्विंस हो रहे हैं, और फोकस डेवलपमेंट पर है, यहाँ प्रोग्रेस करना चाहते हैं, डेवलपमेंट, बच्चों को जॉब चाहिए, बच्चों को नौकरियां चाहिए, उनको इंडस्ट्री लगनी। अब आपने हाल ही में देखा नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, कितनी मेरे ख्याल बेहतरीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी पूरे कंट्री की जम्मू कश्मीर के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने बनाई है हमारे PM की निर्देश के मुताबिक। और मैं समझता हूँ उससे अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट आती है हज़ारों करोड़ की, और यहाँ इंडस्ट्री लगती है कश्मीर में और बाकी रीजन्स में जम्मू कश्मीर के, तो बहुत यहाँ एवेन्यूज़ आ जाएंगे बच्चों के। टूरिज़्म आप देखिए कितना, पिछले 2 महीनों में मैं अभी कल ही न्यूज़ सुन रहा था, 61 और 62 फ्लाइट्स श्रीनगर में लैंड करती हैं, और लगभग 8-9 हज़ार टूरिस्ट हर रोज़ आ रहा है। तो ये अगर पीसफुल होता है कश्मीर, तो ये नक्शा बदल देगा।
लेकिन ये सारा डिपेंड करेगा कि आगे पाकिस्तान की तरफ से आईएसआई कितनी शरारत करती है। पाकिस्तान पे भरोसा तो किया नहीं जा सकता। लगता है कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, क्योंकि भारत तो अब यूएन को जो है वो चेयर कर रहा है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अब तालिबान पर भी जो है कुछ इम्पोर्टेंट सैंक्शंस जो हैं वो लगानी होगी, क्योंकि एक्सेप्ट करके हम देख रहे हैं कि आतंकवाद तो ख़त्म नहीं होगा। सैंक्शन देखिए, आपने देखा एक हैशटैग चल रहा था ट्विटर पे, सैंक्शन पाकिस्तान, और वो बहुत वायरल हुआ जी। और अफ़गानिस्तान के लोगों ने उसको स्टार्ट किया। उसमें बहुत सारे भारतीय भी थे और बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज़, दूसरे कंट्रीज़ के भी लोग थे, कनाडा, यूएस, यूके। तो लेकिन दुनिया को पाकिस्तान की ये दोहरी चाल अच्छी तरह से समझानी पड़ेगी, और एज ए चेयरमैन, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये भारत का फ़र्ज बनता है ये सारी बात दुनिया के सामने रखना कि किस तरह से ये सारी जितने बिच्छू, चाहे वो आईसिस हो, चाहे जैश हो, चाहे लश्कर हो, जंगवी हो, या तालिबान तहरीक तालिबान हो, जितने भी हैं, इन सब का जन्मदाता तो आईएसआई है। और ये जैसे ही बिच्छू ये अपनी गोद में नीचे लेके बैठा है, और वो सिर्फ बिच्छू ही निकाल सकता है जो दूसरों को काटने के लिए निकलते हैं। तो इससे सारे इलाके पर असर होता है, और भारत भी एक नेबर है, लेकिन इसका असर बाकी नेबरिंग कंट्रीज पर भी पड़े। एक आखिरी सवाल, सुरक्षा एजेंसियां कितनी तैयार हैं, और पुलिस या आर्मी के लिए क्या फ़र्क पड़ता है, आतंकी तालिबानी हो, जैश का हो, लश्कर का हो या एचएम को? बिल्कुल भी नहीं पड़ता। मैं ये बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा चैलेंज बढ़ जाता है, लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगा कि आज की सिक्योरिटी ग्रिड, आज की आर्मी और हमारी पैरामिलिट्री और जेएनके पुलिस 90 वाली नहीं है। आज 2001 में जो हमारी सिक्योरिटी ग्रिड है वो बहुत सक्षम है, और इस चैलेंज को पूरी तरह से हैंडल करेगी। आप आगे देखिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस एसपी वैद साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो जैश मोहम्मद है उसके आतंकियों के रिलीज़ के बाद तालिबान पाकिस्तान की सीधे तौर पर मदद करने का जो प्लान कर रहा है उस पर कोई शक नहीं है, मगर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार जो हैं वो डटी हुई हैं, चाहे आतंकी कोई भी हो, जैश का हो, लश्कर का हो या फिर तालिबानी क्यों ना हो। सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। उनका काम देश की सरहदों की सुरक्षा करना है, देश के लोगों की सुरक्षा करना है, जिसके लिए वो लगातार तैयार हैं। अनुज कुमार के साथ अजय इंडिया आज के शो में बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।